आज के टाइम पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स अपनी अब्रॉड जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन दो कंट्रीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। दोनों ही कंट्रीज़ में क्वालिटी एजुकेशन, लाइफस्टाइल और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, लेकिन कुछ करंट सिनेरियोज और वीज़ा पॉलिसीज़ में चेंजेस आने के बाद थोड़े डिफरेंसेस आए हैं, जिसने स्टूडेंट के माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट की है। तो आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि आप अपनी 1 साल की मास्टर डिग्री के लिए किस कंट्री को चूज़ करें, ऑस्ट्रेलिया को या फिर न्यूजीलैंड को। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली हैं जो अपनी इंटरनेशनल स्टडी जर्नी प्लान कर रहे हैं, मैरिड हैं या फिर स्ट्रेस्ड हैं कि अपने स्पाउस को भी साथ लेके जाना है। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए डिटेल में डिस्क्राइब की जाएगी प्रोफेशनल तरीके से, ताकि वो समझ सकें कि किस कंट्री की मास्टर डिग्री में कौन से टाइप का स्टूडेंट जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। सर कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, आप तो बढ़िया हैं। तो सर आज हम 2 कंट्रीज के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन करेंगे। सबसे पहले हमारी ऑस्ट्रेलिया है जो आपकी फेवरेट है। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दोनों कंट्रीज में जो मास्टर डिग्री की ड्यूरेशन है वो डिफरेंस है थोड़ा सा उसमें। देखो, जो एक परसेप्शन स्टूडेंट के दिमाग में है, या फिर कोई भी आप इंटरनेट पे सर्च करोगे या फिर कोई भी आपको वीडियो किसी की भी उठाओगे तो वो सीधे बोल देगा कि यार ऑस्ट्रेलिया की मास्टर डिग्री 2 साल की और न्यूजीलैंड में 1 साल की। देखा जाए तो सच यही है ना? सच यही है, पर सच कुछ और भी है। सच कुछ और है। हाँ, देखो, ऑस्ट्रेलिया में भी 1 साल की मास्टर डिग्री है, ऑस्ट्रेलिया में भी 1.5 साल की मास्टर डिग्री है, ऑस्ट्रेलिया में 2 साल की भी मास्टर्स है। सेम है। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो वहां भी सेम सिनेरियो, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। बट समस्या क्या है ऑस्ट्रेलिया में कि अगर आप 2 साल की मास्टर डिग्री कंप्लीट करेंगे तभी आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। तो आपको मिनिमम वो 2 साल कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। पर अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं तो न्यूजीलैंड में अगर आप 1 साल की मास्टर डिग्री करो, 1.5 साल की मास्टर डिग्री करो या 2 साल की मास्टर डिग्री करो, वर्क परमिट आपको 3 साल का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है सर, मास्टर डिग्री न्यूजीलैंड में क्रेडिट पॉइंट्स की बेसिस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो भी इसमें एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो, मैं इसमें आगे और भी एक्सप्लेन करूंगा, जो 1.5 साल 2 साल वाली भी है। जो 1 साल की मास्टर डिग्री है वो 120 क्रेडिट की है, तो 1.5 साल की मास्टर डिग्री 180 क्रेडिट की है, और जो 2 साल की मास्टर डिग्री है वो 240 क्रेडिट की है। बट कुछ मास्टर डिग्री ऐसी भी हैं जो 1 साल की हैं और उसमें 180 क्रेडिट है, तो आपका स्किल जो है इनहांस हो जाता है उसमें। कुछ इंस्टीट्यूट वो प्रोवाइड करते हैं, और कुछ मास्टर डिग्री ऐसी भी हैं जो 2 साल की हैं और वो 2 साल की ही रहेंगी, वो 1 साल की या 1.5 साल की नहीं हो सकती। वो मास्टर डिग्री जो मतलब कुछ मास्टर डिग्री ऐसी है दैट लीड्स टू एनी रजिस्ट्रेशन, जैसे मास्टर ऑफ नर्सिंग हो गया, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है। इसके अलावा बहुत तमाम वहाँ पे ऐसी डिग्रियाँ हैं जो वो फ्रेमवर्क में बन ही नहीं सकती, बिकॉज उसको इतने क्रेडिट पूरे करोगे तभी वो क्वालिफाई कर पाओगे उस प्रोफेशनल या फिर कैडर को। ठीक है, अब जैसे दोनों कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं तो ऐसा भी कुछ होता है कि उनकी ड्यूरेशन का इम्पैक्ट उनके पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे पड़ता है? हाँ जी, पड़ता है। देखो, अगर मान लो कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया में जाएगा और 1 साल की मास्टर करेगा, उसको वर्क परमिट नहीं मिलने वाला। एकदम क्लियर है भाई, एकदम ध्यान ले लो। कोई भी स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में मास्टर डिग्री प्लान कर रहा है, तो उसका जो मिनिमम ड्यूरेशन होना चाहिए वो 2 साल का ही होना चाहिए। तो ये हमेशा ध्यान रखें। कोई भी आपको सजेशन दे रहा है कि 1.5 साल की मास्टर डिग्री में चले जाओ, तो ये नहीं करना है। आपने 2 साल की मास्टर डिग्री ही लेके जानी है। हाँ, न्यूजीलैंड में आप किसी का भी 1 ईयर, 1.5 ईयर एंड 2 ईयर्स की ले सकते हो। हाँ, ये आपने जरूर देखना है कि इन केस कोई बच्चा, जो मैंने मेडिकल फील्ड वाले, आजकल के बच्चे शॉर्टकट मारने में रहते हैं कि हम 1 साल में भी करें और हमें सब कुछ मिल जाए। तो फिर वो न्यूजीलैंड जाए। तो वो उनको न्यूजीलैंड जाना चाहिए कि 1 साल में मास्टर डिग्री कर लो। और कई मास्टर डिग्री इतनी अच्छी, कुछ है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा सारी फील्ड की मिल जाएंगे आपको। कुछ मास्टर डिग्री इतनी अच्छी उन्होंने, कुछ इंस्टीट्यूट है वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि उसमें इंटर्नशिप भी इंक्लूड हो रही है और आपको अपडेटेड करिकुलम के साथ वो पढ़ाई जा रही है। और प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड जो मास्टर डिग्री है ना, वो न्यूजीलैंड में 1 साल की अगर आपको मिल जाए तो उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं। तो अभी बच्चे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी चलते हैं कि हमारी एक प्रेफरेंस रहती है। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में बात करते हैं, बच्चे को मेलबर्न ही जाना है, लेकिन कुछ रीजनल एरियाज भी हैं जैसे पर्थ जैसे एरियाज हो गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, उसके बेसिस पे भी क्या कुछ होता है सर? देखो, ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि 3 टाइप के एरिया हैं कि भाई देखो, आपके एक तो मेजर सिटीज हो गई, फिर मेजर रीजन सेंटर्स हो गए, फिर रीजनल सेंटर्स हो गए। तो 3 अलग अलग टाइप के एरिया वहाँ पे अलॉटेड है। रीजनल में भी 2 कैटेगरी आ जाती है, तो उसके हिसाब से आपका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होता है और PR पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहा होता है। तो अगर जो बच्चा सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन पढ़ने जाएगा तो उसको वो बेनिफिट नहीं मिलते, वो नॉर्मल 2 ईयर और 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा।
आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बैचलर और मास्टर्स। बट अगर वो रीजनल एरिया में जाता है तो उसको एक्सटेंडेड वर्क परमिट मिलेगा, 4 से 5 साल तक का मिलेगा। किसी किसी रीजनल एरिया में उसको 4 साल का मिलता है, कहीं कहीं 5 साल का मिलता है, और एक्स्ट्रा पीआर पॉइंट में मिलता है। तो ये बच्चे के लिए यहाँ से थोड़ा, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत आसान है बहुत मुश्किल है। देखो जिसके रिलेटिव रह रहे हैं वो तो उसको हेल्प कर देते हैं कि भाई इस रीजन में आ जाए। ऑस्ट्रेलिया में बच्चे कहते हैं मेरे रिलेटिव्स मेलबर्न में रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, मुझे तो यहीं जाना है। देखो मेलबर्न वाले, मैं ऐसा नहीं है, मेरे को मेलबर्न के बगल में, उसमें भी बहुत वो है, कैच है इसमें कि देखो मेलबर्न है, मेलबर्न के बगल में जीलोंग है, है 1 घंटे के दूर पे, पर वो रीजनल कैंपस है उनका। किसी किसी यूनिवर्सिटी का जीलोंग कैंपस भी बना हुआ है। ऐसी हर, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, सिडनी के बगल में कुछ यूनिवर्सिटी है, उनका कैंपस बने हुए हैं। हर यूनिवर्सिटी अपने अपने रीजनल सेंटर कहीं ना कहीं डिफाइन करके मतलब बच्चों को भी बेनिफिट देने की कोशिश करती है। न्यूजीलैंड में इररिलेवेंट ऑफ एनी लोकेशन, बच्चा ऑकलैंड में पढ़ना जाए, बच्चा वेलिंगटन पढ़ना चाहे, बच्चा चले जाए अपना क्या कहते हैं क्राइस्टचर्च, अगर वो 1 साल की मास्टर डिग्री या 1.5 साल 2 साल कोई भी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रहा है, उसको 3 इयर्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। और ये बहुत बेनिफिट रहता है किसी बच्चे को चूज करने के लिए कि यार मैं, देखो यार कई बच्चे हैं, जैसे एग्जांपल मैं ही लेता हूँ, जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी या फिर मैंने 12th कंप्लीट करी थी और मुझे पढ़ाई करना था, तो मैंने जो पहली डेस्टिनेशन, चलो मैंने घर वालों ने चूज कर पाई, पर जब मुझे पीजी करना था तो मैं बैंगलोर ही गया। ठीक है, मैं बैंगलोर गया क्योंकि मुझे मेजर सिटी में पढ़ना था। भाई मुझे तो अच्छी सिटी चाहिए थी जहाँ की नाइट लाइफ अच्छी हो, जहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा हो, जो बच्चे सुना हो, फोटो जहाँ की अच्छी आती है। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, है ना, जैसे क्या है कि बहुत बच्चे हैं न्यूजीलैंड में, और जो न्यूजीलैंड पढ़ने जाना चाहते हैं वो ऑकलैंड पढ़ने जाना चाहते हैं, क्योंकि ऑकलैंड बहुत डेवलप्ड सिटी है। मैं 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन देखा जाए तो न्यूजीलैंड की वो ऑकलैंड में रहती है, तो बच्चे ऑकलैंड प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि अगर बच्चा प्लान कर रहा है तो उसकी लॉन्ग टर्म सेटलमेंट डिपेंड करती है लोकेशन पे। हाँ, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट लोकेशन पे डिपेंड करती है, पर ये न्यूजीलैंड में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में। तो जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो उनको रिसर्च करके जाना चाहिए कि कौन सी लोकेशन पे जाएं, और क्या कहते हैं, और उसके साथ साथ उनको वो भी ढूंढना पड़ता है कि कल को आपको, देखो यहाँ से सोच के चले जाना बहुत आसान होता है, प्रैक्टिकली वहां जाके बस चेंज करो, पता चला ट्रैवलिंग ही 2 घंटा जाना 2 घंटा आना, वो बड़ी समस्या हो जाती है। तो वो बच्चों को रिसर्च करना पड़ेगा। बट न्यूजीलैंड में जा रहा हो तो बिना रिसर्च करे चले जाओ, टेंशन फ्री रहो। तो एक बच्चे चला भी गया, ठीक है, अकोमोडेशन भी उसकी बुक हो गई है, एक एज फैक्टर आता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में अगर हम जैसे बच्चे हैं और हमारे बीच में कोई एज्ड पर्सन आके बैठ जाता है तो उसको अलग ही नजरों से देखा जाता है। हाँ जी। तो ये दोनों कंट्रीज में भी कुछ एज फैक्टर का अलग निगाहों से देखा जाता है। हाँ देखो, है ऐसा है। ऑस्ट्रेलिया की मैं पहले बात करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में अगर यू आर गोइंग फॉर अ मास्टर डिग्री, कोर्स वर्क, रिसर्च मास्टर डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चे यहाँ से कोर्स वर्क लेके जाते हैं। आपका जो एज है, अगर आप मास्टर डिग्री करने जा रहे हो, अगर आपके 32-33 एज हो गई, यहाँ से थोड़ा डिसाइसिव हो जाता है कि आपको ऑन द नेक जाके, क्योंकि वहां पे आपको इन केस कोई भी ऐसे आप ही स्टूडेंट हो जो पढ़ने जा रहे हो मास्टर डिग्री, और आपकी एज 32 या 33 है, और यहाँ से मास्टर डिग्री स्टार्ट करी है आपने, वो कंप्लीट होगी तब आपकी एज 35 के आसपास होगी। बट वहां पे एक क्लॉज है कि अगर आपकी 36 की एज अटेन हो जाती है और उसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो ये बच्चों को ध्यान देना है कि जब आपकी 30, मतलब जब तक 35 के हो तो नो प्रॉब्लम, 35 रनिंग में भी नो प्रॉब्लम, 36 अटेन हो गया और उसके बाद कोर्स आपका कंप्लीट हो तो प्रॉब्लम है। तो आपने अगर ऐसे कोर्स बच्चे ने लेने हैं, मतलब अगर आप इस एज के हो तो आपने मास्टर बाय रिसर्च वाले कोर्स में जाना है, तो आपको अप टू 50 ईयर्स में पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाएगा। बट अगर मैं न्यूजीलैंड पे आता हूँ, न्यूजीलैंड में कोई चालू बच्चा है जिसकी एज भी ज़्यादा है और वो 1 साल के मास्टर करके जाना चाहता है, लेके जाना चाहता है, सॉरी, तो वो 50 साल का भी होगा ना, अगर 52 साल का, 53 साल का भी हो, 54 का भी हो, तो भी वो यहाँ से चला जाए, अपनी मास्टर डिग्री लेस देन 55 एज की में कंप्लीट कर ले और अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट वो ले सकता है 3 इयर्स का। तो ये एक बेनिफिट है। एज, देखो एज गैप मैं आपको अभी बताता हूँ, हो सकता है कई लोग मेरी वीडियो भी देख रहे हो, कभी कभी ना जो लॉन्ग टर्म डिसीजन, जो मतलब एक डिसीजन होता है ना, जो देखो जो भी कंट्री मूव कर रहे होते हैं जिनकी एज 32 से 33 है या फिर 30 से 35 के बीच में, वो स्टार्टिंग में डिसाइड नहीं कर पाते, उनके लिए इंडिया बढ़िया है। बट जब उनके परिवार का एक प्रेशर आता है या फिर बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, वो देखते हैं यार कि बच्चे की पढ़ाई इतनी महंगी है, उनका भविष्य सोचते हैं, तो वो लोग काफ़ी लेट डिसाइड करते हैं। जैसे मेरे कई दोस्त थे जिनको मैंने कनाडा भेजा 2021 में 22 में, एट दैट मोमेंट दे वर 31-32, पर वो अब वहाँ जाके थोड़ा बहुत तो छठे लोग हैं, कई लोग के बच्चे भी हैं, तो अब वो चीज़ को सही मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अगर उस टाइम डिसीजन ना लिया होता कनाडा जाने का
तो चीजें थोड़ी और मतलब उनका जो पर्सपेक्टिव था, लॉन्ग टर्म गोल था, वो पूरा नहीं हो पाता यहाँ पे। ठीक है, इंडिया के जैसे स्टूडेंट्स है अगर मैं देखूँ तो बच्चे बैचलर्स कर लेते हैं, इवन कि उनके पास एक्सपीरियंस भी होता है बैचलर्स। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन तभी वो कतराते हैं जाने के लिए कि नहीं मैं क्यों जाऊंगा, अब तो गैप आ गया। उनके पास एक्सपीरियंस होता है वेल एक्रीडेटेड, बट फिर भी कतराते हैं। देखो भाई एजुकेशन, देखो जो गैप है ना, एजुकेशन गैप, मैं कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में भी 10 साल का भी एक्सेप्ट है, न्यूजीलैंड में 20 साल का भी एक्सेप्टेबल है, बस जस्टिफिकेशन होनी चाहिए उसकी। जस्टिफिकेशन ऐसी नहीं कि घर में खाली बैठे रहे, आपने जॉब करी हुई है, कोई बिजनेस किया है, उसके पूरे प्रॉपर प्रूफ है। कई लोग का ऐसा भी होगा, बिजनेस किया नहीं हुआ रन, बाद में आपने जॉब ज्वाइन कर ली और जॉब के प्रॉपर प्रूफ है, सैलरी अकाउंट है, तो कैसी कोई भी कंट्री आपको एक्सेप्ट करेगी। मतलब हम तो 2 कंट्री की बात करें, न्यूजीलैंड में भी एक्सेप्टेबल है विद वैलिड प्रूफ्स और ऑस्ट्रेलिया में भी एक्सेप्टेबल है विद वैलिड प्रूफ्स। मैक्सिमम यूनिवर्सिटियाँ एक्सेप्ट करती हैं, बढ़िया ऑप्शन है ये। तो आगे हम बात कर लेते हैं, जैसे भी करंट सिनेरियो चल रहा है तो ऑस्ट्रेलिया ने कुछ स्टेट्स को इंडिया की रिस्ट्रिक्ट कर दिया प्रॉपर्ली। जी 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 जी। और इवन कि राजस्थान के तो कुछ एरिया है वो बोल रहे हैं हम तो इनको लेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा क्या दोनों कंट्रीज में चल रहा है सर? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूँ। इस पूरे वीडियो में पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगा, फिर अपने डिसीजन भी बताऊंगा कि मेरी कंट्री ऑस्ट्रेलिया वीजा एक्सपर्ट है। नहीं, मेरी फेवरेट कंट्री पर इसमें न्यूजीलैंड में। आज चलो पहले पोल खोल देता हूँ इस चीज की। मास्टर डिग्री के लिए मेरी फेवरेट न्यूजीलैंड है। क्यों है रीजन में एंड तक आपको पता चल जाएगा। सिर्फ मास्टर्स के लिए बोल लो। देखो इंडिया में कई लोकेशन, देखो इंडिया में उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने डिफाइन करा हुआ है हाई रिस्क रीजन, मीडियम रिस्क और लो रिस्क। अब जो पंजाब हरियाणा है ये तो हाई रिस्क में आता ही आता है। कुछ ऐसे सिटीज है जो बैंड कर रखी है यूनिवर्सिटियों ने, जैसे गंगानगर है राजस्थान में, उत्तराखंड में अपनी रुद्रपुर है, उधम सिंह नगर। तो यहाँ से उनको बच्चा चाहिए ही नहीं। वो कह रहे बच्चे उधम उतार रहे हैं, उन्हें ले लो। हाँ, बहुत उधम काटा हुआ है उधम सिंह नगर वाले बच्चों ने नहीं काटा हुआ है, काटा हुआ है वो एजेंटों ने, एजेंट्स ने काटा हुआ है। वहाँ के चक्कर, वहाँ के बच्चे लेते नहीं। ये इधर राजस्थान का गंगानगर का भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। कभी कभी पुरानी जो पाप होते हैं वो हमें नए बच्चों को भी फेस करने पड़ते हैं। करा किसी और ने, भुगत कोई और रहा है, वैसा है। और इसके अलावा भी बड़ी, मतलब देखा जाए तो, अगर आप बोलो तो देखा जाए तो ये पार्शियलिटी है, पर पार्शियलिटी नहीं है। उनका भी रिस्क असेसमेंट है, वो कंट्री उसी हिसाब से लेना चाहती है। उनका हाई कमीशन जो कहता है वही करती है यूनिवर्सिटी भी, और वैसा होना भी चाहिए। मैं उस चीज़ के फेवर में हूँ। देखो ऐसा नहीं मैं मना करूँगा। तो कई बच्चे जो हमारे नॉर्थ इंडिया पार्ट के बच्चे हैं, मतलब आज के सिनेरियो में भी बताऊंगा, क्योंकि दिस इज, हाँ भाई हम बात करें फरवरी 2026 में, और फरवरी 2026 में मैं आज की बात करूँ तो नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया से वीज़ा सक्सेस रेट बहुत ही लो है। मतलब मिनिमम है आजकल के मेरे इतने करियर का, 7-8 साल के करियर का मिनिमम जा रहा है। बट मैं साउथ पार्ट की बात करूँगा, फिर भी वहाँ से वीज़े आ रहे हैं, कुछ वीज़े तो आ ही रहे हैं। मतलब मोर देन 50% का रेशियो है, यहाँ तो लेस देन 15% का रेशियो आ रहा है वीज़ा सक्सेस का। ये आज का सिनेरियो, कोई लोग बाद में वीडियो देखे तो इग्नोर करते हैं बातें, बट मेरा काम है कि मैं करंट सिनेरियो भी बताता रहता हूँ। जैसे अभी कोई स्टूडेंट कोर्स सेलेक्ट करता है और किसी ऐसी एरिया से जो हाई रिस्क में आता है, हाँ जी हाँ जी, तो क्या उसको माइग्रेट करना पड़ेगा? नहीं, माइग्रेट ना करे भाई। वो देखो, अगर मान लो आप चाहते हो स्मूथ प्रोसेसिंग ऑफ वीज़ा, टेंशन फ्री होगा, तो भाई न्यूजीलैंड चूज कर लो। न्यूजीलैंड ने ऐसी कोई भी रिस्क असेसमेंट चीज़ें नहीं लगा रखी किसी भी एरिया में। नॉर्थ का बच्चा हो, साउथ का बच्चा हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक, कहीं का भी बच्चा हो, उनकी निगाह सेम है। वो हर बच्चे को इंडिविजुअल बेसिस पे एसेस करते हैं, उसकी प्रोफाइल पे एसेस करते हैं, उसके फाइनेंशियल स्टेटस पे एसेस करते हैं। इसके साथ साथ जो उसके इनकम सोर्स लगाते हैं वो भी उसी, हर बच्चे को एक ही निगाह से देखा जाता है। और ये बहुत न्यूट्रल चीज़ है और बहुत फेवरेबल चीज़ है किसी भी स्टूडेंट के लिए जो स्टडी अब्रॉड प्लान कर रहा हो और चाहता है कि भाई उसकी फाइल में रिजेक्शन ना आए। ठीक है सर, एक ना MOI का पॉइंट आ जाता है। हाँ। अब इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ जैसे सेक्शन 1 की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसे कुछ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होता है कि एक्सेप्टेंस होती है, नहीं होती है, आइल्स का वेवर मिलता है, तो वो भी क्लियर कर दीजिए सर। देखो ये MOI के बारे में है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जिन बच्चों ने इंडिया, देखो वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में, मैं फिर पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगा। ऑस्ट्रेलिया में आज की डेट पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं एक्सेप्ट करती हो एज अ टर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज क्राइटेरिया में। पर आज से कुछ साल पहले आ जाता हूँ, मैं तो बहुत पुराना हूँ। 2017-18 तक कुछ यूनिवर्सिटियाँ थी, अगर मान लो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हो या फिर कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो तो MOI एक्सेप्ट हो जाता था। बट आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया की कोई भी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती। बट मैं अगर UK में आता हूँ, सॉरी बट मैं हाँ न्यूजीलैंड की बात करता हूँ। न्यूजीलैंड में 4-5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो एजुकेशन है वो लास्ट 5 ईयर में सेक्शन 1 की यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और आपके मिनिमम 60% होने चाहिए। अब सेक्शन 1 क्या है, ये नूसर लिस्ट के अकॉर्डिंग होता है। ये नूसर लिस्ट है, हाँ ये लिस्ट है, उसमें इंडिया की यूनिवर्सिटीज डिफाइंड है, कौन सी सेक्शन 1 है, कौन सी सेक्शन 2 है।
एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेक्शन 1 में आती है, मुंबई यूनिवर्सिटी सेक्शन 1 में आती है, इसके अलावा अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी सेक्शन 1 की है, कुछ यूनिवर्सिटी सेक्शन 2 में। तो सेक्शन 1 वाले बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं, बस यूनिवर्सिटीज़ ही एक्सेप्ट करती हैं, वहाँ पे जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है या फिर प्राइवेट कॉलेज वो एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है वो बच्चों की क्रेडिबिलिटी को डिफाइन कर। हाँ जी, हाँ जी, आपकी पढ़ाई इंग्लिश में होनी चाहिए, जो आपने करिकुलम था, आपने जो डिग्री पढ़ाई करी थी वो इंग्लिश में होनी चाहिए, और आपको लेटर लेना है कि भाई जो आपने पढ़ाई करी है वो मीडियम, उसका जो मीडियम इंस्ट्रक्शन था, जो एग्जाम दिए वो इंग्लिश में, बस ये चाहिए होता है। अब जैसे बच्चे, इवन मैं रिफ्यूजल्स की बात करूं, हाँ जी, तो रिफ्यूजल क्या है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ हमने नोटिफिकेशन या कुछ न्यूज़ कभी सुनी नहीं है कि बच्चा रीअप्लाई कर सकता है। हाँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन न्यूजीलैंड में ऐसा ऑप्शन है कि बच्चा रीअप्लाई कर सकता है। इवन कि अगर एम्बेसी वालों को डाउट होता है तो वीजा ऑफिसर स्टूडेंट को डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं। ये देखो एक बहुत मेजर पॉइंट है, और मैं किसी भी बच्चे को देखो, ये आज के सिनेरियो में बता रहा करंट हूँ, सिनेरियो फरवरी 2026 का, ये कल को 2 साल बाद कोई वीडियो देखो तो ये मैं समझे क्लियर कर देता हूँ। देखो ऑस्ट्रेलिया में एक बार जब आपकी फाइल किसी भी यूनिवर्सिटी से रिजेक्ट हो जाती है तो आप समझ लो 2 साल तक तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, है ना। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। और एक जो मतलब मैं पैरामीटर बोलूँगा, अब मैं ये तो मैंने इधर बता दिया आपको ऑस्ट्रेलिया का, अब मैं न्यूजीलैंड पे आता हूँ। न्यूजीलैंड में एक चीज़ अच्छी है भाई, आपकी फाइल रिजेक्ट हो गई, आप रीअप्लाई कर सकते हो, केस नोट्स मंगाओ, उसमें सारी डिटेल आती है कि आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ था, और उसके जस्टिफिकेशन बना के एम्बेसी में दो, अगर आपके पास वो जस्टिफिकेशन है तो। ऐसा भी नहीं बोलूँगा कोई भी अप्लाई कर दे भाई, जस्टिफिकेशन आपको लग रहा है आप जस्टिफिकेशन बनाओ और अप्लाई करो। अच्छा एक और चीज़, इन केस आपकी फाइल में कोई प्रॉब्लम है, देखो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका एम्बेसी का जो वीज़ा ऑफिसर है वो इंटरव्यू ले। ऑस्ट्रेलिया में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होता है, पर यहाँ पे समझ लो 60% 50% बच्चों को वीज़ा ऑफिसर कॉल करता ही करता। और ये कितना प्लस पॉइंट, मैं तो इतना मतलब मुझे अच्छा लगता है कि अपने मेरा बच्चा जो मेरे पास स्टूडेंट है वो प्रिपेयर्ड है, ही इज़ रेडी फॉर द इंटरव्यू, वो सारी उसको पास अपने फाइनेंशियल नॉलेज, अपने फादर मदर के इनकम डॉक्यूमेंट की नॉलेज है, कहाँ पे जॉब करते हैं, कहाँ पे बिजनेस है यार, तो और वीज़ा ऑफिसर उसको इंटरव्यू ले रहा है, उसको आगे के 5 साल के सारे अपने फ्यूचर गोल्स पता हैं, क्या एजुकेशन करने जा रहा है, कितने क्रेडिट पॉइंट है, तो कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। और देखा जाए तो इधर तो खुद बच्चा बात कर रहा है ना वीज़ा ऑफिसर से, ऑस्ट्रेलिया में तो सिर्फ कागज बात करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट बात करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि भाई न्यूजीलैंड में रीअप्लाई भी कर सकता है और वीज़ा ऑफिसर कॉल भी करता है, तो दोनों एक एडिशनल पॉइंट है, बशर्ते आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन हो सारे। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ जितने भी टिक मार्क हैं वो सारे टिक मार्क हो तो आप वीज़ा फाइल करो टेंशन फ्री होके, आपका वीज़ा मोर देन 90% का सक्सेस रेशियो आता है अपने मास्टर डिग्री में। ठीक है, तो न्यूजीलैंड की एक स्ट्रेटेजी मान लो या फिर कुछ बच्चे को इम्प्रूवमेंट का चांस देते हैं कि बच्चा रीअप्लाई कर सकता है। अब आ जाते हैं पाथवे के लिए। हाँ जी, ठीक है, एक रेजिडेंसी वीजा होती है कि बच्चा कोर्स भी कर लेगा, अकोमोडेशन भी कर लेगा, लोकेशन के अकॉर्डिंग चला भी जाएगा। हाँ, लेकिन जो उसका एक पाथवे होता है कि हाँ मेरे को सेटलमेंट मिलेगी फ्यूचर में कि नहीं मिलेगी, तो वो फ्यूचर सेटलमेंट को लेके क्या डाउट्स हैं, आप कुछ क्लियर करेंगे? देखो अगर मैं बात करूँ, देखो ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा नहीं है कि फ्यूचर सेटलमेंट नहीं होती भाई, आराम से पीआर हो जाती है। बट एक बात है वो आपको फॉलो करना है। पहली बात तो आप वहाँ की स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट उठाओ, वहाँ पे ऑक्यूपेशन मेंशन है कि ये ऑक्यूपेशन में अपने वहाँ पे लोगों की स्कैसिटी है, या फिर मैं कहता हूँ डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। मेडिकल कोर्सेज हो गए, जैसे यहाँ पे नर्सेज हो गया, नर्स हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, सोशल वर्क हो गया, इसके अलावा इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं वो चले जाएँ, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स चले जाएँ, है ना। सिर्फ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर भी नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी वाले भी जाएँ तो उनके लिए भी बेटर है। तो ये सब फील्ड्स हैं जिसमें अगर ऑस्ट्रेलिया वाले बच्चे प्लान करते हैं तो आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, फिर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जब आपको मिलता है तो उसी फील्ड में आपका वर्क होना चाहिए। और लेटर ऑन आप जिस दिन आपका क्या कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन स्पेसिफिक है, अलग अलग जगह के, अगर मेलबर्न का बच्चा है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट अलग है, एडिलेड के अलग है और पर्थ के अलग है। तो आप अपना जितना जिस भी अकॉर्डिंग आपने पीआर अप्लाई करनी है आप कर सकते हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड में एक पॉइंट सुनने के लिए मिलता है 6 पीआर पॉइंट। मैं आपको वो भी एक्सप्लेन, मास्टर डिग्री वालों के लिए बता रहा हूँ। देखो बैचलर का भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पर मास्टर वालों का वीडियो बन रहा है तो मास्टर वाले सुने। देखो जो भी बच्चे अगस्त 2026 के बाद अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करेंगे उनको मास्टर डिग्री के 6 पॉइंट्स मिलेंगे, मास्टर के ही। और न्यूजीलैंड की रेजिडेंसी वीजा जिसको पीआर बोलते हैं वो अप्लाई करने के लिए 6 पॉइंट ही चाहिए आपको। ठीक है, तो आपकी एजुकेशन से ही आपको 6 पॉइंट मिल गए, तो आपने इसके अलावा 2-4 चीज़ें करनी है। पहली बात तो आपने एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर से आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। ठीक है, आपकी जो वेज रेट है, वेज रेट आपका $34 होना चाहिए। भाई स्टूडेंट वीज़ा में जब बच्चा काम कर रहा होता है ना, तभी उसका क्या कहते हैं $24 या $23 होता है।
तो जब आपका स्किल्ड हो जाओगे, आप थोड़ी स्किल बेस्ड एजुकेशन लोगे तो $34 आराम से ले लोगे। उसके बाद जो भी उनकी थोड़ी बहुत कंडीशन है कि भाई एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर होना चाहिए, मिड वेज रेज होनी चाहिए, इसके अलावा कोई इंग्लिश क्राइटेरिया हो वो पूरा करो और अपनी PR अप्लाई कर दो। जो बच्चा यहाँ से मास्टर डिग्री लेके जा रहा है न्यूजीलैंड की, वो मास्टर डिग्री कंप्लीट होने के विद इन 6 to 8 months PR हो सकता है वहाँ। और ये कितना देखो, जो भी मैं नहीं कह रहा कि भाई पढ़ाई करने जा रहे हो तो PR ना सोचो। देखो इनडायरेक्टली डायरेक्टली 90% बच्चे, जो बच्चे यहाँ से इंटरनेशनल एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं, देखो एजुकेशन पे फोकस कर रहा हूँ, इंटरनेशनल एजुकेशन लेने जाते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, पर उनका कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रहता है सेटलमेंट भी। ठीक है, सेटलमेंट के लिए जाते हैं, तो न्यूजीलैंड ने वो पाथवे भी बना दिया हमें कि आप PR भी ले लो, उनको स्किल्ड। पर फिर मैं आपको बोल रहा हूँ और मतलब बच्चों को भी समझाऊंगा, स्टूडेंट को भी समझाऊंगा, जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी समझाऊंगा। कई लोग ऐसा भी होगा जो 30 to 33 एज के भी होंगे कि भाई आपने स्किल पे काम करना है, स्किल बेस्ड पे जाओगे, अच्छी एजुकेशन लोगे तो ही आपका बेनिफिट होगा न्यूजीलैंड में। वहाँ पे हमेशा डिमांड रहेगी आपकी। अब आ जाते हैं, एक इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में बच्चे को स्पेशली प्रिपेयर कराया जाता है कि हाँ इंटरव्यू आएगा, प्रिपेयर रहिए। ऐसा न्यूजीलैंड में भी कुछ इंटरव्यू का होता है? देखो जी, दोनों जगह कॉमन है, दोनों जगह कॉमन है। यूनिवर्सिटी वाले भी इंटरव्यू लेंगे आपकी, और क्या कहते हैं, आपकी कॉलेज में भी अप्लाई करोगे तब भी इंटरव्यू होगा। सेम ऑस्ट्रेलिया में भी मैक्सिमम यूनिवर्सिटी स्काइप इंटरव्यू लेती है या फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू लेती है, दोनों जगह इंटरव्यू होगा। इस जगह तो दोनों जगह चीज़ें कॉमन है भाई। मैं दोनों को बोलूँगा इंटरव्यू के लिए सब लोग प्रिपेयर्ड रहे, और ये बहुत एक एड ऑन एडवांटेज है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि उसके बारे में उसको सारी थॉरो नॉलेज होनी चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है, कहाँ रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, और क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। वीज़ा कंडीशन सारी पता होनी चाहिए कि वीज़ा पे क्या क्या कंडीशन है जो उसको फॉलो करनी है। आज की डेट में नॉलेज लोगे तो कल को वीज़ा ऑफिसर इनकेस आपका एयरपोर्ट पे भी रुकेगा तो आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे। तो सर एक वीज़ा सक्सेस रेट होता है दोनों का, कि अगर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो आप इन ऑस्ट्रेलिया तो आपका वीज़ा चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन कॉलेज के कंपैरिजन में वो कम हो जाते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड में क्या होता है फिर? सेम ही रहता है क्राइटेरिया? देखो मैं अभी बड़ा पहले ऑस्ट्रेलिया की बात बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में खुद भी मेरा आप पूरा चेक करोगे इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब, तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आपने यूनिवर्सिटी ही अप्लाई करना है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी के ही वीज़े आते हैं, कॉलेज को भी वीज़ा ग्रांट होते हैं। कुछ कुछ अच्छे कॉलेज भी हैं वहाँ पे जिनमें अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इंजीनियरिंग के अवेलेबल हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अवेलेबल हैं, सोशल वर्क अवेलेबल है, उसका भी वीज़ा ग्रांट अच्छा है, पर यूनिवर्सिटी कंपैरिजन में कम है थोड़ा। तो भाई यूनिवर्सिटी में जाओ, ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी ही टारगेट करनी है तभी वीज़ा आएगा, यही सोच के जाना है आपने। बट मैं अगर न्यूजीलैंड की बात करता हूँ, ये बहुत मतलब मैं कहता हूँ खूबसूरती है न्यूजीलैंड एजुकेशन सिस्टम की कि उन्होंने हर बच्चे को सही सेम निगाह से देख रहे हैं। वो भले वो फीस ज़्यादा पे कर रहा है कम पे कर रहा है, अगर आप कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, देखो नहीं सॉरी स्टार्टिंग यूनिवर्सिटी से करता हूँ, अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, पॉलिटेक्निक में अप्लाई कर रहे हो या प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, आपका जो एजुकेशन प्रोवाइडर इन तीनों में से उसकी कैटेगरी 1 और 2 के अंदर आना चाहिए। आपको सेम निगाहों से देखा जाएगा। अगर आपने $40,000 भी फीस पे करी है एक मास्टर डिग्री की, या फिर आपने $26,000 पे करी है एक मास्टर डिग्री की, आपके करियर गोल अच्छे होने चाहिए, आपको पता नॉलेज पूरी होनी चाहिए, वीज़ा दोनों में बराबरी आएगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि मतलब इसमें जो हाई फीस पे कर रहा है उसको अलग निगाह से नहीं देखा जा रहा, जो लो फीस पे कर रहा है उसको अलग निगाह से नहीं देखा जा रहा। ये बहुत अच्छी खूबसूरती है न्यूजीलैंड की। ठीक है, अब कोई स्टूडेंट मैरिड है तो वो स्ट्रेस में है कि हाँ मेरी फैमिली लेके जा सकता हूँ कि नहीं लेके जा सकता हूँ। इवन की किड्स भी हैं लोगों के, तो वो सोचते हैं कि क्या करेंगे अगर बच्चे को साथ ना लेके जा पाए तो ऐसे सिनेरियो में उनको किस कंट्री को प्रेफर करना चाहिए? देखो दोनों कंट्री फेवरेबल है, पर मैं इसमें थोड़ा और डीप डिस्कशन पे जाऊंगा और समझाऊंगा कि देखो दोनों कंट्रियों में आप स्पाउस को लेके जा सकते हो, दोनों कंट्रियों में आप बच्चों को भी लेके जा सकते हो, तो तीन प्लस पॉइंट है। दोनों कंट्री में आप बच्चों को लेके जा सकते हो, बट एक क्राइटेरिया है जो क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी खड़ा कर देती है कि जो आपका स्पाउस है वो ग्रेजुएट होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लो कि कोई एक एप्लीकेंट है और उसका स्पाउस 12th पास है, हो सकता है कई केस में होता भी ऐसे, कई बिजनेस फैमिलीज में भी ऐसा होता है, तो वो एलिजिबिलिटी नहीं होती तो आप साथ नहीं जा सकते, साथ नहीं अप्लाई कर सकते। उसमें आपका जो डिपेंडेंट वीज़ा सब्सिक्वेंट एंट्रेंट बोलते हैं, आपका जो स्पाउस है वो बाद में जाएगा, जब आप वहाँ चले जाओगे तब अप्लाई कर सकते हो, साथ नहीं कर सकते। एक्चुअल में जो कंडीशन है, चलो मैं आज पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअल में जो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन है कि आपका जो स्पाउस है उसके पास पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए। मैं 12वीं के बाद कोई 3 साल का डिप्लोमा तब भी एक्सेप्टेबल है, 12वीं के बाद 3 साल का डिप्लोमा भी एक्सेप्टेबल होता है, पर ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है कौन सी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेगी। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ने क्राइटेरिया डाल रखा है कि आपकी स्पाउस की जो एजुकेशन है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। थोड़ी ये समस्या है, पर जो एक्चुअल क्राइटेरिया वो बता दिया।
बट न्यूजीलैंड की मैं अगर बात करूँ तो न्यूजीलैंड में एक चीज़ अच्छी है कि आपके स्पाउस की एजुकेशन मैटर नहीं करती। कई कई ऐसे केस भी देखे गए हैं जिसमें हस्बैंड बहुत पढ़ा लिखा है और वाइफ नहीं पढ़ी लिखी है ज़्यादा, या फिर वाइफ बहुत पढ़ी लिखी है, हस्बैंड नहीं पढ़ा लिखा। तो इस मामले में आप बेफिक्र रहें, अगर आपके जो भी स्पाउस है उनकी एजुकेशन कम भी है तो अब भी वो आराम से आपके साथ कंपनी होकर साथ फ्लाइट में भी जा सकते हैं, टेंशन है लीजिए। और आपके मतलब दोनों, मैं आप न्यूजीलैंड की बात करूँगा, न्यूजीलैंड में बहुत अच्छा है कि आपका बच्चे अगर मोर देन 5 ईयर्स का बच्चा है तो सरकारी स्कूल में उसकी एजुकेशन फ्री है। बहुत ही प्लस पॉइंट है, आजकल एजुकेशन की फीस इतनी ज़्यादा है। तो अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूँ तो एज अ डिपेंडेंट जाता है वो? हाँ जी, जो आपका स्पाउस एज अ डिपेंडेंट जाता है, अनलिमिटेड आपके पास, उसके पास मतलब अनलिमिटेड क्या बोलूँगा, लिमिटेड ही होता है वो तो, पर ये है कि उसमें कोई कंडीशन नहीं होती, वो फुल टाइम वर्क कर सकता है, जिससे एक्सपेंसेस मैनेज आराम से मैनेज हो जाता है। वीकेंड क्लासेस मिलती हैं, मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है 1 ईयर मास्टर का, उसमें देखिएगा, उसमें पता चल जाएगा वीकेंड क्लासेस होती हैं न्यूजीलैंड में, आराम से मैनेज चीज़ हो जाती है। मैंने उसमें पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टूडेंट जाएगा, प्लान करेगा, तो एक फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है हर स्टूडेंट की, तो फंड्स की रिक्वायरमेंट किस हिसाब से एक्सेप्टेबल होती है? देखो, दोनों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मैं भैया पूरा आराम से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। फंड की रिक्वायरमेंट दोनों जगह है और दोनों जगह बहुत एम्बेसी या फिर यूनिवर्सिटी दोनों बहुत अच्छे से चेक करते हैं फंड, है ना। और ऑस्ट्रेलिया में रिसेंट फंड भी चल जाते हैं अगर सोर्स के साथ है, पर न्यूजीलैंड में आपको 3 to 6 मंथ ओल्ड फंड चाहिए होते हैं और इसके साथ साथ इनकम सोर्स भी चाहिए होता है जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैं स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहा हूँ और मैं ग्रेजुएट हूँ, 23 साल का हूँ, तो मेरे पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट लगेंगे कि वो क्या करते हैं, कहीं जॉब करते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई बिजनेस है तो वो डॉक्यूमेंट चाहिए, एग्रीकल्चरिस्ट है तो जे फॉर्म चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, मतलब प्रॉपर बिजनेस प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए दोनों जगह, और दोनों जगह सेम ही डॉक्यूमेंट चाहिए। हाँ, थोड़ा जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है वो न्यूजीलैंड में थोड़ी कम होती है। थोड़ी कम इसलिए होती है क्योंकि 10 रुपये तो डॉलर रेट ही कम है। ऊपर से 1 साल की, मैं आपको अभी आज मैं चलो मैं बच्चों को बोल देता हूँ, जो डिग्री मास्टर डिग्री ऑस्ट्रेलिया में 45 लाख की है ना, वही डिग्री न्यूजीलैंड में 18 लाख के में हो जाती है। कितना फर्क है? हाँ, जो बच्चे को क्वेश्चन हो मेरे से पूछ ले। पूरा डिस्क्राइब करूंगा, कॉल करना पड़ेगा या फिर मैसेज भी करना। ऐसा लग रहा है जमीन आसमान का अंतर है, 26-27 लाख का डिफरेंस है। ठीक है सर, अब ये तो हो गया हमारे फंड्स की रिक्वायरमेंट। अभी एक क्राइटेरिया रहता है कि वहाँ के जो एक्सपेंसेस हैं, अब स्पाउस केस में अगर मैं देखूँ तो वो स्पाउस भी साथ जाएगा, तो क्या वर्क राइट्स रहते हैं एक स्टूडेंट की और एक स्पाउस की? मैं देखो दोनों जगह बात करूंगा। ऑस्ट्रेलिया में 40 आवर्स फोर्टनाइटली है, मतलब 14 दिन में आप 48 घंटे काम कर सकते हो। न्यूजीलैंड में 25 घंटे हफ्ते के हिसाब से, तो आप कैलकुलेशन कर लो, मोर ओवर सेम ही है। बट हाँ, मैं मतलब इसमें मैं कोई दो राय नहीं रखूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में थोड़े पैसे ज़्यादा बनते हैं, है ना, और न्यूजीलैंड में थोड़े से पैसे कम बनते हैं। थोड़ा ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, थोड़ा बहुत ही आता है। बट हाँ, दोनों जगह अगर आप स्पाउस के संग जाओगे तो मैनेज करना बहुत आसान रहता है ना। क्या कहते हैं, स्पाउस के पास वर्क परमिट तो है ही, फुल टाइम का आराम से काम करे, और क्या कहते हैं चीज़ें मैनेज हो जाती है आराम से, वीकेंड क्लासेस भी मिल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों में वीकेंड क्लासेस की थोड़ी प्रॉब्लम है, पर क्या कहते हैं न्यूजीलैंड की जो इंस्टीट्यूट है वो वीकेंड क्लासेस देते हैं, तो थोड़ा आसान होता है। अभी देखो मेरा पकड़ा, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में हार्ड कोर प्रमोटर ऑस्ट्रेलिया का हूँ, पर न्यूजीलैंड देखो ये मास्टर डिग्री की बात हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा, मेरा जो झुकाव है न्यूजीलैंड की तरफ झुका जा रहा है। लोग कहेंगे कि हवा के साथ आप भी झुक गए, पर देखो बेनिफिट है। डिमांड कर रहे हैं इस वीडियो। नहीं देखो, मैं अभी आपको बच्चे डिमांड कर रहे हैं, मुझे रेगुलर कॉल आ रहा है। अब आप देखो, एक बच्चा है जो कहता है कि भाई मास्टर डिग्री सस्ती भी मिल जाए, 1 ईयर, देखो 1 ईयर की मास्टर भी मिल जाए, उसकी फीस भी कम हो। अब 26 लाख रुपए का डिस्काउंट भी चाहिए उसको ऑस्ट्रेलिया से, उसको वर्क परमिट भी बढ़िया चाहिए 3 साल का, उसको पीआर के पॉइंट भी चाहिए 6 पॉइंट, वो भी मिल रहे हैं। फैमिली के संग जाना चाहो तो फैमिली के संग चले जाओ। बच्चा है आपका 5 साल से बड़ा तो फ्री स्कूलिंग भी मिल जाएगी। लिविंग कॉस्ट देखो, मैं नहीं बोलता कि न्यूजीलैंड में लिविंग कॉस्ट बहुत कम है, लिविंग कॉस्ट दोनों की मोर ओवर सेम ही है, ठीक है। डिपेंड अपॉन विच लोकेशन न्यूजीलैंड यू आर गोइंग। अगर ऑकलैंड जाओगे तो महंगा ही होगा भाई थोड़ा बहुत, बट हाँ चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी न्यूजीलैंड 1 साल की मास्टर डिग्री यार करना ही सौखा है। आप सोचो ना, 1 साल की मास्टर डिग्री आपको 3 साल का वर्क परमिट दे रही है, आप कमाओगे कितना, ये चीज़ है। तो जो भी बच्चे हैं, जो भी इंटरेस्टेड है न्यूजीलैंड जाने के लिए या ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, दोनों हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया कंसर्ट पर्सन मैं हूँ, न्यूजीलैंड की कंसर्ट पर्सन मैम है ना। ये क्वेश्चन भले ही पूछ रही हो, पर इनको डिटेल नॉलेज है, इसलिए इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्वेश्चन पूछती हैं मेरे से, है ना। मैं भी बच्चों को पूरा गाइड करता हूँ, मैं भी बच्चों की पूरी काउंसलिंग करता हूँ। किसी भी पार्ट से आप इंडिया के हैं, मैं फिर से बोलूँगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक, हमें कॉन्टैक्ट करो। हम बच्चों को आराम से जितनी भी प्रोसेस है वो एक्सप्लेन कर देते हैं, जो भी बेनिफिट बच्चों को मिलते हैं। इसीलिए मैं हमेशा, कोई बच्चा मेरे से काउंसलिंग ना मिले, अगर मेरे वीडियो देख लें तो उसके पास सारी नॉलेज आ जाएगी, प्रॉपर नॉलेज आ जाएगी कि भाई क्या उसके संग। और मैं इसीलिए जिस
मतलब मैं इसलिए भले ही टर्म्स जो होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, एक्सप्लेन करने का तरीका एकदम नॉर्मल सा लगता हो कि बच्चों को समझ में आ जाए, तो आप आराम से हमारी वीडियो चेक करो। एक हमने एक और वीडियो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हमने 1 ईयर मास्टर डिग्री की डिटेल वीडियो बना रखी है उसके लिए, क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड के लिए, वो आप चेक करो। उसमें हमने स्पाउस के बेनिफिट बता रखे हैं, 6 पॉइंट सिस्टम के बारे में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसके बाद आपके पास डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत फायदा रहेगा। और हार्ड कोर ऑस्ट्रेलियन प्रमोटर के बावजूद मैं आज बोलना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा मास्टर डिग्री प्लान कर रहा है तो मेरे अकॉर्डिंगली न्यूजीलैंड वो जाए और उसको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। थैंक यू सो मच सर इतनी डिटेल जानकारी के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जो भी प्लान कर रहे हैं मास्टर्स के लिए लेकिन कंफ्यूज है कि ऑस्ट्रेलिया जाएं कि न्यूजीलैंड जाएं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर इंडिविजुअल वीडियो आपने देखनी है 1 साल की मास्टर्स की न्यूजीलैंड में, वो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके की डिटेल वीडियो को देखने के लिए हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।